Hello everyone, this is Roli Pandey. This is 10th year PYQ of हिंदी पेडागोजी। ये हमारा हिंदी का लास्ट PYQ है। इसके पहले मैथ्स के 10 PYQ, इंग्लिश पेपर 1 की 10 PYQ और आज हिंदी की 10 PYQ। ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद इंग्लिश की मैराथन हो चुकी है पेपर 1 की। पेपर 2 की 3 वीडियोस और बचे हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद पेपर 2 की मैराथन और हिंदी का और मैथ्स कंप्लीट होने के बाद इसकी मैराथन होगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, भाषा की विशेषताओं के बारे में कौन सा सही नहीं है? भाषा संकेतों की व्यवस्था है, सिंबल्स से रिलेटेड होती है, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है। भाषा स्थिर है, ये गलत है। भाषा के संकेत यादृच्छिक होते हैं, ये भी सही है। भाषा अद्वितीय है, ये भी ऑप्शन सही है। पूछा है कि कौन सी विशेषता नहीं है, तो फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ ये तीनों हैं जो कि भाषा की विशेषताएं हैं, और सेकंड ऑप्शन है जो कि भाषा की एक विशेषता में नहीं आती है। तो फर्स्ट का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी भाषा विशेष में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई जिसके आधार पर शब्दों की अलग अलग पहचान बनती है, उसे क्या कहते हैं, या वो सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? स्वनिम, या वाक्य विन्यास, या रूपग्राम, या फिर अर्थ विज्ञान। इसको बोलते हैं स्वनिम, या फिर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोनीम्स बोलते हैं। जो साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, साउंड की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, फोनीम्स बोलते हैं। ये क्या करती है, इसी के बेसिस पे हम वर्ड्स के जो अलग अलग पहचान है, मतलब अलग अलग आइडेंटिफिकेशन है वर्ड्स का, वो फोनीम्स के आधार पर या स्वनिम के आधार पर ही कर पाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा नहीं करता है? प्रभावी मतलब प्रभावी संप्रेषण मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मतलब एक अच्छी कम्युनिकेशन, एक अच्छे संप्रेषण के लिए कौन सी चीज ऐसी है इसमें से जो कि अवरोध पैदा नहीं करेगी? सांस्कृतिक निजताएं ये अवरोध पैदा करती है। अगर दो अलग अलग लोग हैं, उनकी कल्चरल डिफरेंसेस है, उनमें अगर कल्चरल डिफरेंसेस हैं तो फिर इससे जो कम्युनिकेशन होगा दो लोग के बीच में वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी अलग संस्कृति है और उसकी अलग संस्कृति है। तो जो कम्युनिकेशन होगा वो पहले का अपनी संस्कृति के बेसिस पे होगा और दूसरे का दूसरे की संस्कृति के बेसिस पर। तो ये है सांस्कृतिक निष्ठाएं जो कि एक प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा करेगा। ध्यान और रुचि की कमी, ये भी प्रभावी संप्रेषण में अवरोध पैदा करेगा। अगर दो लोग का कम्युनिकेशन हो रहा है, उसमें एक है जो कि सामने वाले की बात पर अटेंशन नहीं दे रहा है ज्यादा, या फिर सामने वाले की बात में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो फिर उसकी बात का रिस्पॉन्स जो है वो प्रॉपरली नहीं दे पाएगा। तो ये क्या होगा, इससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन दो लोग में नहीं हो पाएगी, ध्यान और रुचि की कमी की वजह से। तो ये वाला भी है जो अवरोध पैदा कर रहा है। शारीरिक विकलांगता, ये भी एक ऐसी चीज है जो कि अवरोध पैदा करेगी एक अच्छा और इफेक्टिव संप्रेषण में, कम्युनिकेशन में। जो सक्रिय श्रवण है ये अवरोध नहीं करेगा। अगर आप सक्रिय श्रवण मतलब क्या हो गया, एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग, अगर आप सामने वाले की बात एक्टिव होकर के, सक्रिय होकर के सुन रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि वो क्या बोलना चाह रहा है। तो उसका जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो उसी के आधार पर होगा। तो इससे क्या होगा, दो लोग के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। किसके थ्रू, सक्रिय श्रवण। तो सक्रिय श्रवण एक ऐसा है जो कि अवरोध पैदा नहीं करेगा प्रभावी संप्रेषण में। तो थर्ड का राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कथन को पढ़ें और सही विकल्प चुनिए। भाषा संप्रेषण के लिए प्रभावशाली उपकरण है, मतलब जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज ये कम्युनिकेशन के लिए प्रभावशाली उपकरण होता है, मतलब एक टूल की तरह, इफेक्टिव टूल की तरह होती है भाषा। किस चीज में, संप्रेषण में या फिर कम्युनिकेशन में। तो ये बात तो सही है कि जो भाषा है, लैंग्वेज है, वो कम्युनिकेशन के लिए एक प्रभावशाली टूल या उपकरण होती है। क्यों, क्योंकि भाषा सामाजिक संदेश देने में मदद करती है। तो ऑप्शन ए सही है और जो बी है वो इसको अच्छे से डिफाइन कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या करता है। तो फोर्थ का राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बालिका चार टांगों वाले सभी पशुओं को घोड़ा कहती है। यह आरंभिक शब्द भंडार संबंधी गलती जिसमें एक शब्द वस्तुओं और घटनाओं के विस्तृत संग्रह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। मतलब कि एक बालिका है, अगर उसके माइंड में एक स्कीमा बन गया कि जो 4 लेग्स वाले या फिर 4 टांग वाले, 4 पैर वाले, जो 4 पैर वाले जो भी एनिमल्स होते हैं वो सारे घोड़े होते हैं। मतलब उसने क्या कर लिया, 4 पैर वाले एनिमल्स को क्या कर लिया, जनरलाइज कर लिया। किस फॉर्म में जनरलाइज कर लिया, मतलब कि इसका सामान्यीकरण कर लिया, विस्तृत संग्रह कर लिया इस चीज का, जनरलाइज कर दिया इस चीज को कि जो 4 पैर वाले एनिमल्स होते हैं वो सारे हॉर्स होते हैं या घोड़े होते हैं। तो ये किस रूप में जाना जाता है, अतिशय रूप से विस्तार या कम विस्तृत या वाक विकार या फिर हकलाना। तो ये किसमें आएगा, ऑप्शन नंबर 1, मतलब कि अतिशय रूप से विस्तार में। फिफ्थ का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपुण भारत मिशन के उद्देश्यों को ऐसे लक्ष्यों के रूप में सुनिश्चित किया गया है जिन्हें 2026 से 2027 तक प्राप्त कर लेना है। तो कक्षा 3 में साक्षरता के संदर्भ में ये लक्ष्य क्या है कि बच्चे कम से कम 2 से 3 वर्णों वाले सरल शब्द पढ़ पाएं, या फिर बच्चे आयु उपयुक्त अपरिचित पाठ्य सामग्री में से 4 से 5 सरल शब्द जो हैं उनसे रिलेटेड छोटे वाक्य पढ़ पाते हैं, या फिर बच्चे प्रति मिनट 45 से 60 शब्द अर्थ सहित पढ़ पाते हैं, या फिर बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ पाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। मतलब कि कक्षा 3 में साक्षरता के संदर्भ में जो लक्ष्य है वो क्या है कि बच्चे प्रति मिनट कम से कम 60 शब्द अर्थ के साथ पढ़ पाते हैं। तो 6 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने बच्चों को पाठ्य सामग्री में से विशेषणों की पहचान करने का कार्य किया। क्या किया, जो पाठ्य सामग्री है जो पढ़ाना है उसमें से क्या कहा कि विशेषणों की पहचान करें। विद्यार्थी पाठ्य सामग्री पढ़ते हैं और विशेषण शब्दों को रेखांकित करते हैं। तो जो इस तरीके का पठन है वो क्या कहलाएगा, आनंद के लिए पठन, गहन पठन, सरसरी तौर पर पठन या फिर विस्तृत पठन। तो जब इस तरीके का पठन है उसको गहन पठन कहा जाता है। गहन पठन को गंभीर पठन के नाम से भी जाना जाता है। गंभीर पठन में क्या होता है या फिर गहन पठन में क्या होता है, जिस भी टॉपिक को पढ़ा जा रहा है उसको शब्द, मतलब उसके हर एक शब्द को अर्थ के साथ समझना आवश्यक होता है। मतलब ये नेसेसिटी है कि जो भी आप पैराग्राफ या जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके हर एक शब्द को अर्थ के साथ पढ़ें। तो यही किया है टीचर ने, क्या किया है, बच्चों को जो पाठ्य सामग्री दी है उसमें से कहा है जो विशेषण के शब्द है उसको पहचान करके लिखना है, उस पर रेखांकित करना है उसको। तो अगर विशेषण पता होगा कि क्या विशेषण होते हैं तभी उसको रेखांकित कर पाएंगे। तो ये किस में आएगा, गहन पठन में, मतलब गंभीर पठन में। तो 7th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापन की एक विधि है जिसमें अध्यापक और 2 से 4 शिष्य एक सहयोगात्मक अधिगम समूह बनाते हैं। निकटस्थ विकास के क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु पर एक दूसरे से संवाद करते हैं। तो इससे पठन बोध में सुधार आता है। तो इस विधि को क्या कहेंगे, निकटस्थ विकास के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मतलब ZPD। इसकी बात किसने की थी, इसकी बात की थी लेव वाइगोत्स्की ने। होता क्या है ZPD कि बच्चे को अगर कहीं भी किसी मतलब कि ये बच्चे का एक्चुअल कैपेबिलिटी है किसी चीज को कर पाने की, और ये बच्चे की वो कैपेबिलिटी है कि उसको मदद मिलने पर वहां तक वो पहुंच सकता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है इसी को ZPD कहा जाता है। और ZPD को दूर कैसे किया जाता है, MKO के थ्रू। मतलब कि कोई भी मोर नॉलेजेबल कोई अदर हो, मतलब ये स्टूडेंट भी हो सकता है, टीचर भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है जो जरा सी हेल्प कर दे क्यू या हिंट के थ्रू, और बच्चा दूसरे स्टेज पर पहुंच सके। मतलब जो जहां तक वो पहुंच सकता है उसकी एक अपनी खुद की कैपेबिलिटी है, एक वो पॉइंट होगा, एक जहां तक थोड़ी सी हेल्प मिलने से वो पहुंच सकता है। तो वहां तक पहुंचने के लिए ZPD की जरूरत होती है। तो ZPD किसके थ्रू मिलता है, MKO के थ्रू मिलता है। और इस हेल्प को क्या बोलते हैं, पाड़ बोलते हैं हिंदी में, या फिर इसके फोल्डिंग बोलते हैं।
इसके फोल्डिंग बोलते हैं। तो निकटस्थ विकास के क्षेत्र के सिद्धांत के आधार पर जो पाठ्य सामग्री की विषय वस्तु है उस पर एक दूसरे से संवाद करते हैं। तो जब ऐसा होता है कि टीचर और स्टूडेंट, मतलब कि शिक्षक और शिक्षार्थी, इन दोनों का संवाद होता है किसी चीज पर ग्रुप बना करके, जिसमें कि जो शिक्षार्थी हैं वो बारी बारी से शिक्षक को इमिटेट करते हैं, किसी टॉपिक पर उस चीज को बोल करके या किसी तरीके से बता रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको पारस्परिक अध्यापन बोलते हैं। तो 8th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 4 की अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर लेखन पूर्व, मतलब कि प्री राइटिंग एक्टिविटी के रूप में अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहती है। तो इस युक्ति को क्या कहेंगे? तो क्या कर रही है टीचर? प्री राइटिंग मतलब कुछ लिखना है, पर्टिकुलर पैराग्राफ या पर्टिकुलर ऐसे वगैरह, तो उसको लिखने के पहले प्री राइटिंग करवा रही है। तो प्री राइटिंग एक्टिविटी क्या होती है? जिसमें कि जिस चीज के, जिस विषय के बारे में लिखना है उस विषय से संबंधित बच्चों को अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कहा जाता है। तो इस एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? मानस मंथन या फिर ब्रेन स्टॉर्मिंग। इसमें बच्चा क्या करता है? उस एक्टिविटी से रिलेटेड उसकी जो भी थॉट्स होती हैं, जो विचार होते हैं, उनको वो खुल के एक्सप्रेस करता है। पूरी क्लास साथ में मिलकर इस एक्टिविटी को परफॉर्म करती है। तो 9th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु की पहली वाक ध्वनि को पूजन और बबलाना कहते हैं। तो यहाँ पे जो बबलाना शब्द है, इससे तात्पर्य क्या है? कुछ कहने या संप्रेषित करने के लिए ध्वनियों के साथ प्रयोग पर किसी प्रचलित शब्द को ना कह पाना, यही राइट ऑप्शन है। इसमें बच्चे क्या करते हैं? किसी पर्टिकुलर शब्द को ठीक से नहीं बोल पाते हैं, तो कुछ ध्वनियां निकाल करके उन ध्वनियों का प्रयोग करके अपनी बात को संप्रेषित करते हैं या दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो 10th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए उनके जो लिखित कार्यों का समूह है उस पर पोर्टफोलियो तैयार करने के लिए कहा, जैसे कि उनके लिखित कार्यों के 6 सर्वोत्तम नमूने। तो ये किस प्रकार का आकलन होगा? अध्यापक की सत्ता को प्रतिबिंबित करता है या फिर विद्यार्थी अनुकूल है? इसमें क्या कर रहे हैं? जो बच्चे हैं उनकी जो लिखित कार्य हैं, उन्हीं के लिखित कार्यों का समूह मतलब संग्रह कर उसी का पोर्टफोलियो तैयार कर रहे हैं। तो ये विद्यार्थी के ही अनुकूल होगा। तो 11th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक भाषा अधिगम के लिए अपने प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद के लिए कक्षा में निवेश समृद्ध परिवेश सृजित करता है। मतलब कि बच्चे प्राथमिक स्तर पर ठीक तरीके से पढ़ पाए या फिर उनका भाषा का अधिगम अच्छे से हो पाए, इसकी वजह से इसके लिए प्रिंट रिच एनवायरनमेंट तैयार करते हैं। प्रिंट रिच एनवायरनमेंट या फिर समृद्ध परिवेश क्या होता है? जिसमें कि कई सारे चार्ट्स वगैरह के थ्रू क्लास में चीजें लगाई गई होती है, जिससे कि बच्चा अपने आप भाषा को सीख जाए, देख करके या सुन करके, समझ करके। तो प्रिंट रिच एनवायरनमेंट टीचर ने क्रिएट किया। तो जो इस प्रकार का परिवेश है वो विद्यार्थियों को किस तरीके से हेल्प करेगा? लक्ष्य भाषा के व्याकरणिक नियमों को याद रखने में। अब यहाँ पे प्राइमरी स्टूडेंट्स की बात की गई है, तो उनको व्याकरण सिखाने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो इसमें कहा है कि टारगेट लैंग्वेज जो है, जो लक्ष्य भाषा है, उसके ग्रामेटिकल रूल्स जो है, व्याकरणिक नियम है, उनको याद रखने में। तो जो जहाँ भी व्याकरण की बात आती है वो प्राइमरी के विद्यार्थियों के लिए नहीं होती है, प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए नहीं होती है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। भाषा की संरचना को समझने में, ये भी प्राइमरी में नहीं होता है। लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके सीखने में, ये भी नहीं होता। जब लक्ष्य भाषा को सिखाया जाता है तो चाहे बच्चे टूटी फूटी बोले, चाहे कैसे भी बोले, उनको वही भाषा बोल करके एक्सप्रेस करना होता है, ऐसे ही बच्चे सीखते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। ऐसे अवसर देने में जहां बार बार भाषा की स्वरूपों पर ध्यान जाता हो और सीखने के मौके मिलते हो। मतलब कि जो भी प्राइमरी स्टूडेंट्स होते हैं उनको जब भाषा सिखानी हो तो भाषा के अधिगम के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा बस उस चीज से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। जब अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेगी तो फिर वो अपने आप धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो सीखने के मौके मिलने से बच्चे का जो भाषा अधिगम है वो परिपक्व हो जाएगा। कहाँ पे? प्राथमिक स्तर पर। तो 12th का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रक्रिया आधारित लेखन मतलब जो प्रोसेस रिलेटेड राइटिंग होती है, प्रोसेस राइटिंग होती है, उसको किस चरण से मतलब स्टार्टिंग उसकी किस चरण से होती है? मानस मंथन,
प्रारूप तैयार करना, समीक्षा करना या फिर प्रकाशन करना। तो उसकी स्टार्टिंग होती है ब्रेनस्टॉर्मिंग से। पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, उसके बाद ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, पब्लिशिंग और रीराइटिंग, ये सारी चीजें स्टार्ट होती है। तो 13th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अध्यापक पाठ्य सामग्री पढ़ाने के बाद बच्चों को पठन के बाद की गतिविधि करवाना चाहता है। मतलब कि पाठ्य सामग्री जो थी उसने बच्चे को पढ़ा दी, पढ़ाने के बाद बच्चों को जो पठन के बाद की गतिविधि होती है, पूरा पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद की जो गतिविधि है, एक्टिविटी है, वो करवाना चाहता है। तो अध्यापक को कौन सी गतिविधि का चयन करना चाहिए? बहुविकल्पीय प्रश्न या फिर आरेखीय संयोजन पूछा है, कौन सा नहीं करना चाहिए? आरेखीय संयोजन, सारांशीकरण, यहाँ पे सारांशी होगा, सारांशीकरण, अनुमान लगाना। तो जब बच्चे को वो पाठ्य सामग्री पढ़ा दी गई तो अनुमान लगाना नहीं, बच्चे को हर एक चीज थोड़ी बहुत मतलब प्रॉपर वे में समझ में आनी चाहिए। अनुमान लगाना स्टार्टिंग की स्टेज होती है, मतलब पठन प्रक्रिया कराने से पहले होता है कि बच्चों को अनुमान लगाने के लिए मौका दिया जाता है, या फिर इस तरीके से उनको उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है। तो 14th का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। बाकी की जो चीजें हैं वो सारी चीजें पठन की क्रिया कराने के बाद गतिविधि, मतलब ये सारी एक्टिविटीज आकलन करने के लिए कराई जा सकती हैं, लेकिन अनुमान लगाना ये पठन की पहली प्रक्रिया है। तो 14th का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निजी वॉक, सॉरी प्राइवेट स्पीच, मतलब कि निजी वाक। प्राइवेट स्पीच, निजी वाक, स्वयं से बोलना, यानी कि स्वयं निर्देशित वाक जिसका प्रयोग बच्चे अपने ही व्यवहार को निर्देशित करने के लिए करते हैं। तो ये जो विचार है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दो तरीके की स्पीच है, एक है आपकी प्राइवेट स्पीच और दूसरी है ईगो सेंट्रिक स्पीच। ईगो सेंट्रिक स्पीच, जब बच्चे खुद को ही केंद्र में रख करके हर चीज के बारे में सोचते समझते हैं तब उसको ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा जाता है, और जब बच्चे खुद से ही बात करके खुद को ही निर्देश देते हैं तब उसको प्राइवेट स्पीच या निजी वाक कहा जाता है। तो प्राइवेट स्पीच की बात ले वाइगोत्स्की ने की थी और ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात जीन पियाजे ने की थी। अहम केंद्रित वाक जीन पियाजे और निजी वाक ये वाइगोत्स्की ने किया है। तो 15th का राइट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। ये था हमारा 10th ईयर पीवाईक्यू ऑफ हिंदी पेडागोजी। अब इसके बाद हम हिंदी मैथ्स, इन दोनों का, हिंदी मैथ्स और इंग्लिश का पेपर 2 के 10th जो 8, 9, 10 पीवाईक्यू बचे हैं उनको पूरा कराने के बाद इन तीनों का मैराथन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।